अरे जल्दी भाग राकेश, ये ब्रेकिंग न्यूज तुझे अपने परिवार को बताना बहुत जरूरी है। बूढ़ा राकेश चमनपुर गांव की गलियों में बेतहाशा दौड़े जा रहा था। तभी वो अपने छोटे से घर के बाहर आता है और हांफने लगता है। दामिनी, रिया, महेश, अरे बाहर निकलो, अरे सब बाहर निकलो, सबके सब। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो जी? अरे वो हरिया भाई की बेटी की शादी है, उनके घर के बाहर मंडप में खाना चल रहा है। इससे पहले कि वहाँ खाना खत्म हो जाए, तुरंत अपने अपने बर्तन लेकर चलो मेरे साथ। क्या? शादी का खाना? तभी सब मिलकर घर में आते हैं और सब एक एक बड़ा बर्तन लेकर उसी गांव के हरिया के घर के पास आते हैं, जहां हरिया के घर के बाहर उसकी बेटी की शादी का खाना चल रहा था। वहां काफी सारे लोग खाना खा रहे थे। अरे वाह, खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रिया, महेश, टूट पड़ो। तभी चारों उस मंडप में बिन दावत ही घुस जाते हैं और वहां भर पेट खाना खाने के बाद चारों चुपके से अपने बर्तनों में काफी सारा खाना भरकर अपने घर आते हैं। माँ, हर बार ऐसे गांव की शादियों में जाकर खाना चुरा कर लाना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने हमें ऐसा करते देख लिया ना, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे महेश बेटा, जब सवाल पेट का हो ना, तो किसी की बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब ये खाना हम 15 दिनों तक खाएंगे। ये है राकेश। ये अपने इस भुक्कड़ परिवार के साथ चमनपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहता है। राकेश बहुत गरीब था। बुढ़ापे की वजह से वो कोई काम नहीं करता था। इसीलिए इस भुक्कड़ गरीब परिवार का गुजारा चलाने के लिए महेश उसी गांव के एक चप्पल बनाने के कारखाने में काम करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। महेश के परिवार वाले बहुत ही भुक्कड़ थे। गांव में कहीं भी शादी हो, ये सब बिन बुलाए वहां जाकर भरपेट खाना तो खाते ही थे, पर साथ में 15 से 20 दिन का खाना चोरी से बोरियों में भरकर घर ले आते थे। थोड़े समय बाद, माँ, पिताजी, आप लोग कब मेरी शादी के बारे में सोचोगे? 35 की उम्र का होने के बाद भी मैं अब तक कुंवारा घूम रहा हूँ। बेटा, तू तो जानता है ना हम कितनी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमें तो 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। काय का 2 समय का खाना माँ? 15 दिन का खाना तो आप सब बड़ी आसानी से ले आए हो। महेश, मैंने बात की है शामू भाई से, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा वो हमें बताएंगे। पिताजी, आपने शामू काका को मेरे रिश्ते की बात नहीं बल्कि ये पूछा होगा कि अगले 1 साल तक गांव में किस किस की शादी होने वाली है, क्योंकि आप सब तो केवल शादियों का खाना ही लूटने में लगे रहते हो। घर परिवार, हमारे आगे के जीवन के बारे में तो आपको सोच ही नहीं रहे हो। लगता है अब मुझे ही अपने लिए रिश्ता देखना होगा। आप लोगों के भरोसे बैठा रहा तो मैं जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा। इतना कहकर महेश अपने काम पर चला जाता है। वैसे बात तो सही है महेश की। माँ, हम जैसे गरीबों के घर कौन अपनी बेटी देगा? हम पर तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि रास्ते का भिखारी भी हमसे ज्यादा अमीर होगा। रात का समय दामिनी, रिया बाहर मिट्टी के चूल्हे पर वही शादी का खाना गर्म कर रहे थे। उनके घर में गैस तो था ही, पर गैस खत्म ना हो जाए इसीलिए वो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। तभी महेश वहां आता है। माँ, आप फिर चूल्हे पर खाना बना रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप रसोई में गैस पर खाना बनाया करिए। मैं हर महीने आपको गैस के पैसे देता तो हूँ ना। महेश बेटा, जब चूल्हा है घर में तो बेवजह गैस क्यों बर्बाद करना? माँ, इतनी भी बचत करना अच्छी बात नहीं है। महेश की रोज की आमदनी 300 रुपए थी, जिसमें महीने की कमाई में महेश का घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और गैस ये सब करता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन शामू उसी गांव के रहने वाले कुलदीप, उर्मिला और उनकी बेटी पायल के साथ महेश के घर आता है। महेश बेटा, ये कुलदीप भाई है। ये अपने गांव में ही रहते हैं और ये उनकी बेटी पायल है। पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी संभालना ये सब जानती है। कुलदीप भाई, ये है लड़का महेश, बड़ा ही आज्ञाकारी है, सुशील है। तभी दोनों परिवार के बीच महेश पायल के रिश्ते की बात होती है और महेश पायल का रिश्ता तय हो जाता है। पायल अपने माता पिता के साथ उसी गांव में अपने मिडिल क्लास घर में रहती है। उसके पिता गांव के कारखाने में काम करते हैं। वो ना ज्यादा अमीर थे ना ज्यादा गरीब। तभी आनन फानन में कुछ दिनों बाद महेश पायल की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात पायल महेश के साथ अपने ससुराल में अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। महेश जी, आपका ये घर किराए का है क्या? हाँ पायल, गरीबी के चलते हमारा अपना खुद का कोई घर नहीं है। अगले दिन सवेरे
पायल बहू, आज इस घर में तेरी पहली रसोई है। आज तुझे अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर हमें खिलाना होगा। अब देखते हैं तू अपने इस इम्तिहान में फेल होती है या पास। तभी पायल अपने ससुराल की छोटी सी रसोई में आती है। मुझे तो सबसे ज्यादा छोले भटूरे खाना पसंद है, वही बनाऊं क्या? मैं दर्पण काका के हाथ के बने छोले भटूरे कितने खाती थी, कितना मजा आता था ना दर्पण काका के वो गर्मा गर्म छोले भटूरे चटनी के साथ। वाह वाह काका जी, आपके हाथ के छोले भटूरे का भी जवाब नहीं। तभी वहाँ पायल की माँ उर्मिला आती है। पायल, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आकर छोले भटूरे ठूस रही है। अरे कितने छोले भटूरे खाएगी तू? माँ, आपको पता है ना मुझे छोले भटूरे कितने पसंद हैं। मैं जब तक दिन में 5 बार दर्पण काका के छोले भटूरे नहीं खा जाती मुझे चैन नहीं मिलता। इतने छोले भटूरे खाएगी ना तो मोटी भैंस की तरह फूल जाएगी। दर्पण भाई, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर आपने अब पायल को छोले भटूरे दिए ना तो मैं आपका ये ठेला ही तोड़ दूंगी। चल पायल यहाँ से। आज के बाद अगर तू दोबारा छोले भटूरे खाने वहां गई तो मैं तुझे इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी, समझी? पायल अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। पायल को बचपन से ही छोले भटूरे खाने का बड़ा शौक था। वो दिन में 5 बार दर्पण के छोले भटूरे खाती थी। उसकी इसी आदत से उर्मिला काफी परेशान हो चुकी थी। अगले दिन पायल दर्पण के पास चुपके से छोले भटूरे खाने आती है। नहीं नहीं बिटिया, तेरी माँ ने तुझे छोले भटूरे देने से मना किया है मुझे। तू जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा अब तुझे छोले भटूरे। ये सुनकर पायल अपने घर आकर कमरे में उदास बैठ जाती है। दर्पण काका तो मुझे छोले भटूरे दे ही नहीं रहे, अब क्या करूं? थोड़े समय बाद, अब से मैं अपने हाथों से घर में छोले भटूरे बनाकर खाऊंगी। उसके बाद पायल रोज रोज अपने हाथों से चुपके से छोले भटूरे बनाकर खाने लगी। ये सब बातें सोचकर पायल अपने ससुराल में उस छोटी सी रसोई में छोले भटूरे बनाकर तैयार कर देती है और उन्हें बाहर लेकर आती है, जिसके बाद सब छोले भटूरे खाने लगते हैं। क्या बात है पायल बहू, तूने तो बड़े ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं। तभी राकेश, रिया और दामिनी तीनों मिनटों में ही कुकर भर कर गपागप वो सारे छोले भटूरे सफा कर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़े ही भुक्कड़ किस्म के लोग लगते हैं। कुकर भरकर छोले भटूरे ये मिनटों में ही खा गए। बहू, अब से तू हर समय हमारे लिए छोले भटूरे ही बनाएगी। फिर क्या था, राकेश पास की दुकान वाले चमन से रोज रोज कई सारे छोले भटूरे बनाने का सामान उधार लाने लगा और सब पायल को हर 1 घंटे में छोले भटूरे बनाने को कहने लगे। अब इतनी बार लगातार छोले भटूरे बना बना कर पायल की हालत खराब हो जाती है। बहू, छोले भटूरे बने क्या नहीं, जल्दी ला। कितना खाते हैं ये सब भुक्कड़ लोग। सवेरे से 5 बार मैं इनके लिए छोले भटूरे बना चुकी हूँ। इनके लिए रोज रोज छोले भटूरे बना बना कर तो हालत खराब हो गई मेरी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे और पायल बार बार अपने ससुराल वालों को छोले भटूरे बनाकर खिलाने लगी। एक दिन अचानक कर्ज होने से महेश, जिस कारखाने में काम करता है, वो कारखाना हमेशा के लिए बंद हो जाता है और महेश बेरोजगार हो जाता है। जिसके बाद चमन, मकान मालिक, बिजली विभाग वाले सब मिलकर रोज रोज राकेश के घर आकर अपना पैसा मांगने लगे और खूब तमाशा करने लगे। एक रात सब घर में भूखे प्यासे परेशान बैठे थे। क्या करें, कैसे अब कर्जदारों को हम उनका पैसा दें? अच्छा भला मेरा काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब तो गांव में कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। अगर मकान मालिक को इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमें इस घर से ही निकाल देगा। जी, आपको क्या जरूरत थी उस चमन का इतना कर्ज करने की? अब कहाँ से देंगे हम उसे पैसे? वो तो रोज रोज घर आकर कितना तमाशा करके जा रहा है। माँ जी, ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। खाने की भी एक सीमा होती है। ऐसे जानवर की तरह सारा दिन खाना खाओगे तो कर्ज तो होगा ही ना। महेश जी, मैं अपने पिताजी से कुछ पैसे लाती हूँ और हम उन पैसों से गांव में छोले भटूरे का कारोबार करते हैं। तभी अगले दिन पायल अपने मायके जाकर अपने पिता से पैसे लाती है और एक पुराना ठेला खरीदकर गांव में महेश के साथ छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। जिसके बाद पायल के छोले भटूरे गांव में खूब बिकने लगे और वो अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा करके कर्जदारों का कर्ज चुकाने लगी। जिसके बाद महेश के परिवार वालों ने अपनी भुक्खड़पन की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी और वो अपनी बहू के साथ उसके इस कारोबार में हाथ बटाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।